हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, बेटा माटी वाली कहानी आजकल हमारी पढ़ाई जा रही है। बेटा 44 नंबर पेज तक हम पढ़ चुके थे। आज उससे आगे पढ़ते हैं। बेटा माटी वाली कहानी एक बार फिर आपको बेटा रिमाइंड करा दूं। मैंने आपको समझाया बेटा क्लास में, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी आपको समझाया जा रहा है कि एक ऐसे मर्म स्पर्शी कहानी है माटी वाली, जिस कहानी में कहानीकार ने, लेखक ने माटी वाली का नाम तक नहीं बताया है कि उसकी वो आर्थिक मजबूरी थी। लेकिन आप जानते हैं, कर्म से पहचान व्यक्तियों की होती है। हम सब की पहचान अपने कर्मों से होती है, सदकर्मों से होती है। माटी वाली का यद्यपि इस कहानी में नाम न आया हो, केवल माटी वाली के नाम से ही संबोधन किया गया हो, लेकिन जिस शहर की बात की जा रही है, जिस गांव की बात की जा रही है, जिस क्षेत्र की बात की जा रही है, यानी कि टिहरी शहर, मैंने आपको बताया था उत्तराखंड के टिहरी शहर में बांध प्रभावितों, यानी बांध के कारण जो लोग विस्थापित हुए हैं, उससे जुड़ी हुई एक कहानी है। बहुत अच्छी कहानी है। आप इतना समझ सकते हैं, इस कहानी में, इस कहानी के माध्यम से लेखक विद्यासागर नौटियाल जी ने एक हमें बहुत अच्छा परिचय दिया है कि जिस माटी वाली का कहानी में जिक्र नहीं हुआ है, नाम का जिक्र नहीं हुआ है, नाम तक छुपाया गया है, उस माटी वाली को उस टिहरी शहर में सभी लोग जानते हैं। उस माटी वाली के नाम से टिहरी शहर के सभी लोग, चाहे मकान मालिक हों, चाहे किराएदार हों, सब परिचित थे। ये तब की कहानी है बेटा, जब विस्थापित लोगों को होना पड़ा। उससे जुड़ी हुई कहानी है एक ऐसे कैरेक्टर की, एक ऐसे वृद्ध महिला की जो अपने कर्म से जानी जाती थी, अपने कर्मों से उसकी पहचान थी, सदकर्मों से उसकी पहचान थी, आर्थिक मजबूरियां थी उसकी, लेकिन क्या था, चरित्र बहुत अच्छा था जो यहाँ पर दर्शाया गया है। चलिए पढ़ते हैं बेटा आगे कहानी। ध्यान से सुनिए बेटा। जब माटी वाली के द्वारा, हमने पिछली वीडियो में कहा था, समझाया था आपको, ठकुराइन जी से एक संवाद किया गया है, यानी जहाँ पर वो मिट्टी पहुँचाने का काम करती है। जिस घर में आज ने मिट्टी पहुँचाई है, वहाँ की ठकुराइन जी ने क्या कहा, ये बातें आगे बढ़ाते हैं। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है, और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे, भांडे भी बर्तन का ही पर्यायवाची है बेटा, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए सब घरों से। ये आपसी संवाद था माटी वाली और उस ठकुराइन का, जिस ठकुराइन के घर में से मिट्टी पहुंचाई थी उस समय। तो ठकुराइन जी माटी वाली से चर्चा कर रहे हैं, ये संवाद कर रहे हैं, दैट मीन्स कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आगे बढ़े, ध्यान दें। इतने लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे मानी बर्तन, भांडे मानी बर्तन दिखाई देते हैं, या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। ये भी उनका आपसी संवाद है दोनों का। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है, मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ। अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। ऐसा उन दोनों के बीच में संवाद हो रहा है, जब माटी वाली कह रही है मुझे इतना मोह है, इतना लगाव है कि मैं तो सोच सोच कर पागल हो जाती हूँ। अब इस शहर को छोड़कर कहाँ जाऊँ, क्योंकि समस्या क्या है, वहाँ पर बांध बनाया जा रहा था। कहाँ पर? उत्तराखंड के टिहरी शहर में, जो कि बेटा आज कंप्लीट बन चुका है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वहाँ की बिजली हम लोग सभी लोग ले रहे हैं। ठकुराइन जी जो जमीन जायदादों के मालिक हैं, वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पड़ जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं। फिर वो कहती है कि मैं कहाँ जाऊँगी, मेरी तरफ तो कोई देखने वाला भी नहीं है। मैं इतनी लाचार हूँ, इतनी गरीब हूँ कि मुझे तो यहाँ से जाना असंभव है, मेरे यहाँ से जाना असंभव है। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ से अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। खोली में नहीं बेटा, प्रवेश द्वार, जैसे आजकल हमारे मॉडर्न में गेट जिसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रवेश द्वार। तो वो दूसरे घर में चले गई। अब क्या होता है बेटा, वहां ध्यान से सुनिए बेटा। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के हिसाब से 2 रोटियां मिल गई। जिस घर में फिर माटी वाली गई, यहाँ पर देखेंगे सिंगल इन्वर्ट कॉमा में सेंटेंस है कि कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के हिसाब से 2 रोटियां मिलेगी। उस घर से भी यही आदेश आया कि कल आपको हमारे यहाँ मिट्टी पहुंचानी है।
उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। इन दो रोटियां उसे मिली, उसने फिर अपना कपड़ा खोला, उसमें बांध ली। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बुढ़े के लिए ले जा रही है। बुढ़े अपने पति के लिए बोला गया बेटा, उसका जो हस्बैंड है। उसके घर पहुंचते ही असक्त, असक्त मान शक्तिहीन, सामर्थ्यहीन है उसका जो वृद्ध पति है बेटा। किसका? माटी वाली का। असक्त बुढ़ा कातर नजरों से, कातर मैंने बेटा एक तरह से दया भाव के, रुआ से भाव से बोलते हैं, कातर नजरों से बोल रहा है, दृष्टिमनी नजर। कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुढ़े का। ऐसा उसने मन में सोचा कि आज मेरा जो वृद्ध पति है वो जब रोटी देखेगा, 3 रोटियां देखेगा, क्योंकि 2 रोटियां से पहले ही घर में मिल चुकी थी जब उसने मिट्टी पहुंचाई थी। अब एक रोटी उसे और मिल गई है जो उसने उसके कपड़े में बांध दिया बेटा। साथ में ऐसा भी बोल देगी साग तो कुछ है नहीं अभी। ऐसा वो सोच रही है कि वो अपने वृद्ध पति से बोलेगी कि सब्जी तो अभी कुछ नहीं है। और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी की भोजन मीठा। ये उसे पुराना स्टेटमेंट याद आया है जब ठाकुरायन जी ने कहा था कि भूख भूख मीठी कि भोजन मीठा। वो भी अपने पति से ऐसे ही बोलेगी, माटी वाले से मन में सोच रही है। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है, कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। यानी टिहरी शहर के दूर उसका गांव जहाँ वो रहती है, जो उसकी झुग्गी झोपड़ी है, 1 घंटा पैदल लग जाता है पहुंचने में। रोज सुबह निकल जाती है वो अपने घर से, पूरा दिन माटा खान, माटा खान माने बेटा मिट्टी की खान, माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घर तक उसे ढोने में बीत जाता है। ढोने में नहीं, पहुंचाने में। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है, मैंने रात होने बैठ जाती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। उसकी जमीन पर रहने की एवज एवज में बदले में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। बेगार मनी उसे कोई पैसा नहीं मिलता इस चीज का। जिस खेत में उसकी झुग्गी झोपड़ी है वह किसी ठाकुर का है, उसके बदले में, उसके एवज में वह उसके घर में भी कुछ काम करते हैं। कौन? माटी वाले। ऐसा वो हमें बता रहे हैं कौन? लेखक विद्यासागर नौटियाल। आगे पढ़ते हैं बेटा, पेज नंबर 46। नहीं, आज वह एक गट्ठी में बदल गई। अपने बुढ़े को कोई रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। अब देखना बेटा ध्यान से, थोड़ा जो कहानी में नया मोड़ आ रहा है उसके मन में थोड़ा सा ये विचार आता है, आज मैं अपने वृद्ध पति के लिए थोड़ा सा प्याज की सब्जी बनाऊंगा। उसने क्या खरीदा? 1 पाव प्याज खरीद लिया, जो उसके थोड़ा बहुत इनकम हुई होगी। प्याज को कूट कर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी, माने तेल में तल लेगी। बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी, मैंने दे देगी। उसके सामने 2 रोटियां, यानी 2 रोटियां अपने वृद्ध पति के सामने। उसके मन में ख्याल आ रहा है कि आज मैं घर जाकर ऐसा करूंगी, पहले अपने वृद्ध पति के सामने रोटी रखूंगी, प्याज की सब्जी बनाऊंगी, उसे पहले बताऊंगी नहीं। अब देखना कि कहानी में क्या होता है बेटा। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, 1 ही रोटी खा पाएगा, या हद से हद 1.5। अब उसे ज़्यादा नहीं पछता, बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वो अपने घर पहुंच गई। अब कहाँ पहुंच गई? अपने घर पहुंच गई। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँवों की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। अब बेटा कहानी में थोड़ा दुखांत मोड़ आता है। दुखांत माने ट्रेजेडी वाला, दुख देने वाली घटना है ये। यहाँ पर जो है दुखांत मोड़ आता है। मैं आपको क्लास में ऑफलाइन में पहले ही बता चुका हूँ, जब ऑफलाइन में कहानी हमने पढ़ाई है। ध्यान दें बेटा आगे। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती है, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। आगे ध्यान दें बेटा, एक पैराग्राफ यहाँ पे 2 लाइन रिपीट हुई है। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाले ने उसे छू कर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। मैं फिर पढ़ रहा हूं बेटा दोबारा, यहाँ पे ध्यान दें। कहानी में दुखांत मोड़ आता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी, यानी
उसकी डेथ हो जाती है। माटी वाली के पाँवों की आहट मानी आवाज़ सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। मन जब माटी वाली घर पहुंची, उसके पैरों की आवाज़ आहट मानी आवाज़ को सुनकर उसका वृद्ध पति चौंका नहीं, क्योंकि बेटा उसकी डेथ हो चुकी थी। किसके? उस वृद्ध महिला के पति की, माटी वाली के पति की। यहाँ पर कहानी में ऐसा बताया गया है, दुखांत घटना है यहाँ पे। उसने अपने नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। किसने? माटी वाली के पति ने। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा, वो अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। यानी वृद्ध महिला माटी वाली के पति की मृत्यु हो गई थी। बड़ा दुखांत है वहाँ पर इस घटना में बेटा। आगे क्या होता है बेटा? टिहरी बांध पुनर्वास। पुनर्वास का मतलब होता है बेटा, यानी उन लोगों को दोबारा बसाना था जो बांध से विस्थापित हुए थे, उसको बोला गया पुनर्वास, मानी फिर से आवास। पुनर्वास मानी फिर से उनको आवास देना था जहां भी सरकार उन्हें आवास दे रही थी। पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वो रहती कहाँ है। यानी जो अधिकारी लोग आए उन्होंने बुढ़िया से पूछा, माटी वाली से पूछा। बेटा ध्यान दें, मैं ये बात आपको क्लास में ऑफलाइन भी समझा चुका हूँ, तो इसलिए ऑनलाइन भी आप ध्यान से बेटा सुने। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना, उस अधिकारी ने बोला उस वृद्ध माटी वाली से। मेरी जिंदगी, बेटा जिंदगी में जिंदगी से मतलब है, ठीक है बेटा, ये क्षेत्रीय बोली के शब्द हैं जो लिखा है ना जिंदगी, इसका मतलब क्या बेटा? जिंदगी से मतलब है। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब, माटी कहाँ से लाती हो? फिर उस माटी वाले से प्रश्न पूछा उस अधिकारी ने। माटा खान से लाती हूँ माटी। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? क्वेश्चन मार्क है। उस अधिकारी ने इस प्रकार बोला, क्या वो जो मिट्टी की खान है वो क्या तुम्हारे नाम है? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। उस माटी वाले ने बोला कि माटा खान तो मेरी रोजी रोटी है। बुढ़िया हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। तो उस अधिकारी ने क्या बोला? हमें जमीन का कुछ कागजात दिखाइए। आगे बढ़ते बेटा पेज नंबर 47 पे कहानी का समापन हो रहा है बेटा, कहानी का एंड हो रहे हैं, जहाँ पर कि जो टिहरी बांध के जो अधिकारी आते हैं पुनर्वास, उनसे जिन लोगों को फिर से बसाया जाना था वो अधिकारी लोग उनसे बात करते हैं। यहाँ पर माटी वाली से वो संवाद कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर हो रहा है उनका आपस में माटी वाली से। ध्यान दे बेटा कि क्या होता है, बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? माटी वाली ने उस अधिकारी से कहा, इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो मुझे तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। इस प्रकार का जवाब माटी वाली को उस अधिकारी ने दिया, जो अधिकारी टिहरी बांध के विस्थापितों को पुनर्वास फिर से आवास देने के बारे में कुछ सवाल जवाब पूछ रहे थे। यहाँ पर माटी वाली के साथ संवाद कर रहे थे, माटी वाली से प्रश्नोत्तर उनका चल रहा था, यानी कुछ क्वेश्चन उनसे पूछे जा रहे थे। आगे ध्यान दें बेटा, ये देखो आपको यहाँ पर डायग्राम भी दिखाई दे रहे हैं। झोपड़ी के आगे ही माटी वाली उस अवस्था में है कि दीनहीन अवस्था में दिखाई दे रही है। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया, इन जहां से पानी ले जाया जा रहा था उसको रोक लगाई गई ताकि पानी एकत्र हो। शहर में पानी भरने लगा है। किस शहर में? टिहरी शहर में। कहाँ है बेटा? ये उत्तराखंड में है। शहर में आपाधापी मची है। आपाधापी में अफरा तफरी मच गई है। जब शहर में पानी भरने बैठ गया तो लोग परेशान होने बैठ गए। आपाधापी मानी अफरा तफरी मच गई है, हलचल होने बैठ गई है। क्या पानी भरने बैठ गया, खाली करना पड़ेगा। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। मैंने क्लास में भी आपको समझाया बेटा कि जैसे ही वहाँ पर पानी भरने बैठ गया तो उनको मजबूरी में वहाँ से हटना पड़ा। कुछ लोग वो थे जो हटना नहीं चाह रहे थे, तो उनको परेशानी में हटना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे बांध बनाया जा रहा था, जो कि आज बन चुका है बेटा। आज कंप्लीट बन चुका है, काफ़ी समय पहले बन चुका है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वहाँ की बिजली पर्याप्त मात्रा में दूसरे राज्यों को भी दी जा रही है। आगे पढ़ते हैं बेटा। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए। वहाँ के लोगों के जो शमशान घाट थे वो भी डूब गए थे बेटा। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। आप डायग्राम देख रहे हैं बेटे, यहाँ पे गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है। जो भी वहां से गुजर रहे हैं, यानी जो वहां से विस्थापित हो रहे हैं, उस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं, यानी टिहरी शहर को छोड़ करके जा रहे हैं,
जहाँ उनको सरकार ने बसाया होगा। जो अभी भी नहीं जा रहे थे वो भी जा रहे हैं, क्योंकि पानी भरने बैठ गया है, डैम का पानी एकत्र हो गया है, वो भरने बैठ गया है शहर में। अब देखो वो माटी वाली वहाँ पे बैठी हुई है और आते जाते से क्या कह रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। अब देख लोगे, मैंने क्लास में समझाया भी था कि जो अंतिम स्टेटमेंट है, अंतिम वाक्य है, अंतिम वक्तव्य है माटी वाली के द्वारा, वो यही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। उसके अनुसार, किसके अनुसार, माटी वाली के अनुसार, उस टिहरी शहर में माटी वाली का केवल शमशान घाट ही था उसके अनुसार। क्योंकि आप जानते हैं जहाँ पर आदमी रहेगा उसकी डेथ होगी, वहीं पर उसकी अंत्येष्टि की जाएगी। उस माटी वाले की मौत से यही दुख भरा वाक्य बार बार बोला जा रहा था कि मैं इतनी गरीब थी, मेरा केवल यहाँ पर शमशान घाट था, आज वो भी डूब गया है, वो भी नष्ट हो गया है। उसके मन से ये दुखांत भाव बार बार आ रहे थे कि गरीब आदमी का शमशान घाट नहीं उजड़ना चाहिए। और यहीं पर बेटे कहानी का समापन हो जाता है। उस माटी वाली के जो चरित्र को, उसके कर्म को, उसकी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा को, उसके अपने काम के प्रति ईमानदारी को, उसके व्यवहार को, उसके साथ होने वाली घटना को, उसके जो अपने पति के प्रति जो कर्तव्य परायण है, पतिव्रता है, धर्म परायण है, वो सब कुछ इस कहानी में दर्शाया गया है। और दूसरा जो यहाँ पे बांध बनाने की जो घटना बताई गई है, विस्थापितों को किस प्रकार दुख झेलना पड़ा, कष्ट झेलना पड़ा, ये सब इस कहानी में बताया गया है। और सब कुछ बताया गया है माटी वाले की पहचान किसके आधार पर, कर्मों के आधार पर, सदकर्मों के आधार पर, कर्मनिष्ठता के आधार पर, कर्तव्य प्राण के आधार पर, ये सब कुछ कहानी में बताया गया है। भले इस कहानी का जो बीच में एंड हुआ है, यानी कि बीच बीच का जो पोर्शन था वो बड़ा दुखदायी था, तो एक प्रेरणादायी संदेश है, प्रेरक कहानी है हम सबके लिए। तो बेटा कोई भी समस्या हो आप हमें प्रश्न पूछें और ये कहानी समाप्त हो गई है। कौन सी कहानी, माटी वाली। अगर अभी भी कोई समस्या हो किसी शब्द के अर्थ को समझने में, किसी वाक्य के अर्थ को समझने में, या किसी गद्यांश के अर्थ को समझने में, आप हमें अवश्य प्रश्न पूछें। धन्यवाद।